अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 14 हमने लास्ट डे जहाँ तक डिस्कस किया है उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 13 के अंदर एक इक्वेशन को हमने एक एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था जिसके अंदर हमने वन बॉडी हैंगिंग वर्टिकली की केसेस के बारे में बात की। और अगर हम किसी भी बॉडी को वर्टिकली हैंग करवा दें तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूलाज क्या होगा, हमने उससे रिलेटेड लास्ट डे डिस्कस किया। मैं एक मरतबा फिर से आपको एक रिव्यू करवा देता हूँ वो कॉन्सेप्ट को जो हमने लास्ट डे डिस्कस किया और वो कॉन्सेप्ट जो अभी हमें आज यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो बेटा सबसे पहली बात, अगर आपको किसी इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन मालूम करनी हो, जब कभी किसी इक्वेशन के अंदर हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है आपके पास एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन के लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, और एक होता है आपके पास अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट। मैं काफ़ी छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक की जो नेचर है मैं ये चाहता हूँ कि ये टॉपिक बोर्ड पे कवर्ड हो जाए, दैट्स वाई मैंने काफ़ी छोटा लिखा है और एक ही लेक्चर में कवर्ड हो, क्योंकि बार बार ब्रेक करके लिखते हैं अगर हम इसे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। दैट्स वाई लिखा है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा आप बेटा। तो बात हो रही है अगर हमें किसी इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन को मालूम करनी हो तो हमारे यहाँ एक्सेलरेशन को मालूम करने के दो मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी और नंबर 2 होती है अनबैलेंसिंग फोर्स। या तो हम एक्सेलरेशन को चेंज ऑफ वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं या फिर हम एक्सेलरेशन को अनबैलेंसिंग फोर्स से कैलकुलेट करते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 14 में कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी इन अ स्ट्रिंग when one body hanging vertically and other is placed on smooth horizontal surface। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि हमने लास्ट डे एक केस डील किया था, उसे हम केस नंबर 1 भी कहते हैं। एक इक्वेशन के बारे में हमने बात की, एक एक्सप्रेशन के बारे में हमने बात की जिसके अंदर हमने एक इक्वेशन को ड्राइव किया एक्सेलरेशन के लिए और देन उसके बाद हमने टेंशन का फार्मूलाज ड्राइव किया। अगर आप किसी भी दो बॉडी को वर्टिकली हैंग करवा दो, जब कभी हम किसी भी दो बॉडी को वर्टिकली हैंग करवाते हैं तो इस कंडीशन के अंदर उस बॉडी का एक्सेलरेशन और उस बॉडी का टेंशन क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट डे डिस्कस किया था और एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की थी हमने लास्ट डे। आज उसका केस नंबर 2 हम डील करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने दो बॉडी को वर्टिकली हैंग करवाया था। आज हम जिस इक्वेशन को या डेरिवेशन को डील करेंगे इसके अंदर हम वन बॉडी को वर्टिकली हैंग करवा देंगे। मतलब लास्ट टाइम दोनों को वर्टिकली हैंग करवा के अनबैलेंस किया था तो सिस्टम ने अनबैलेंसिंग फोर्स प्रोड्यूस किया और हमने उस अनबैलेंसिंग फोर्स से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम दो बॉडी को वर्टिकली हैंग नहीं करवाएंगे, हम एक बॉडी को वर्टिकली हैंग करवाएंगे जबकि अदर बॉडी को हम प्लेस करवा देंगे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। सो सवाल क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे देखिएगा, लिखा हुआ है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग व्हेन वन बॉडी हैंगिंग वर्टिकली एंड अदर इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक इक्वेशन को हमें ड्राइव करनी है, एक ऐसी इक्वेशन को हमें ड्राइव करनी है जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग से दो बॉडी को अटैच करवाएंगे, एक बॉडी को वर्टिकली हैंग करवाएंगे और अदर बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस करवा देंगे। सो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक डायग्राम को ड्रॉ किया। देखो मेन क्या है, आप डायग्राम को क्लियर कर लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत सिंपल लगेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एक स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को मैंने पुली के ऊपर से पास करवा दिया। स्ट्रिंग के एक एंड पर मैंने एक बॉडी को अटैच किया और स्ट्रिंग के अदर एंड पर मैंने एक और बॉडी को अटैच किया। मतलब मैंने दो बॉडीज़ को कंसिडर किया, इट मीन्स कंसिडर टू बॉडीज़, और इन दोनों बॉडीज़ के मासेस क्या है m1 और m2, और इन दोनों बॉडीज़ को मैंने एक स्ट्रिंग से अटैच करवाया और इसे पुली के ऊपर से पास करवा दिया। जो पुली मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये एक फ्रैक्शनल लेस पुली है, ये एक फ्रैक्शनल लेस मूवेबल पुली है बेटा, और मैंने एक फ्रैक्शनल लेस मूवेबल पुली से एक स्ट्रिंग को पास करवाया और स्ट्रिंग के एक एंड पर मैंने एक बॉडी को अटैच करवाया जबकि स्ट्रिंग के अनदर एंड के ऊपर मैंने एक और बॉडी को अटैच करवाया और सिस्टम को मैंने प्लेस करवा दिया। इस तरह से प्लेस करवाया कि एक बॉडी को जिसका मास m1 है उसे मैंने वर्टिकली हैंग करवा दिया, जबकि अदर बॉडी जिसका मास m2 है मैंने उसे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शनल लेस सरफेस के ऊपर प्लेस करवा दिया। सर स्मूथ सरफेस हमें समझ में आ गया, वो मतलब एक ऐसा सरफेस जिस पे फ्रिक्शन कम होगी।
और एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने प्लेस करवा दिया। इट मीन्स कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 and m2 are connected with string and passing over a pulley in such a way that m1 is hanging vertically while m2 is placed on a smooth horizontal surface। मैंने बिल्कुल यही वर्डिंग डायग्राम से बनाई है जो कि आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया। कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 and m2 are connected with string and passing over a pulley in such a way that m1 is hanging vertically while m2 is placed on horizontal surface, smooth horizontal surface। Since अब क्या होगा, हमने इनिशियली जो सिस्टम को डील किया मैंने उसकी वर्डिंग आपके सामने मेंशन कर दी, लेकिन अब क्या होगा, सिंस m1 जो होगा वो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि एक बॉडी वर्टिकली हैंग है और अदर बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मौजूद है, तो वो बॉडी जो वर्टिकली हैंग होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो इसका मतलब स्ट्रिंग के अदर एंड से m2 अटैच है, तो जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी स्ट्रिंग क्या होगा, पुल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से m2 जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा, और जब सिस्टम अनबैलेंस हो जाए तो सिस्टम के पास अनबैलेंस फोर्स होती है, और जब सिस्टम के पास अनबैलेंसिंग फोर्स मौजूद हो तो सिस्टम हमेशा एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सिंस m1 मूव डाउनवर्ड देयरफॉर अनबैलेंस फोर्स इज प्रोड्यूस। फिर से वर्डिंग देखिएगा, कंसीडर टू बॉडीज having masses m1 and m2 are connected with a string and passing over a pulley in such a way that m1 is hanging vertically while m2 is placed on a smooth horizontal surface. Since m1 move downward, therefore unbalanced force is produced। ये तमाम की तमाम वर्डिंग जो है मैंने इस डायग्राम से देखकर बनाई। Consider two bodies having masses m1 and m2 are connected with a string and passing over a pulley। Since m1 is hanging vertically while m2 is placed on a smooth horizontal surface, m1 move downward, therefore unbalanced force is produced। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम सिर्फ बात करेंगे m1 के बारे में और एक m1 की फाइनल इक्वेशन को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, फिर हम बात करेंगे m2 के बारे में और m2 की फाइनल इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे, और फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, और फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है जैसे एक्सेलरेशन और टेंशन, हम उन दो रिक्वायरमेंट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। हमें बेसिकली में ये मालूम करनी है एक्सेलरेशन और हमें मालूम करनी है टेंशन इन स्ट्रिंग। यानी टेंशन एक फोर्स को कहते हैं, स्ट्रिंग में जो फोर्स क्रिएट होती है उसे हम टेंशन कहते हैं। सो अब हम बात करते हैं m1 के बारे में। सबसे पहले देखो m1 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, दो फोर्स अप्लाई हो रही है। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से W1 अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से वेट अप्लाई हो रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन से टेंशन अप्लाई हो रहा है। इट मीन्स देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन m1, दैट इज वेट W1 डाउनवर्ड एंड टेंशन T अपवर्ड। m1 के ऊपर दो डायरेक्शन से फोर्सेस को हमने अप्लाई करवाया। डाउनवर्ड डायरेक्शन से हमने वेट को अप्लाई करवाया, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन से हमने टेंशन को अप्लाई करवाया। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, इस एक स्ट्रिंग के ऊपर दो एंड से दो बच्चे फोर्सेस को अप्लाई करें, एक एंड A है, इसके ऊपर एक बच्चा मौजूद है, एक एंड B है, इसके ऊपर एक बच्चा मौजूद है, दोनों ही स्ट्रिंग के ऊपर अगर फोर्स को अप्लाई कर रहे और स्ट्रिंग अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाए तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन से फोर्स को ज्यादा अप्लाई किया गया स्ट्रिंग या बॉडी उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। दैट्स व्हाई अगर m1 के ऊपर हमने दो डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस को अप्लाई किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन से हमने वेट को अप्लाई करवाया जिसको सिंबलाइज हमने W1 से किया, और अपवर्ड डायरेक्शन से हमने टेंशन को अप्लाई करवाया जिसको सिंबलाइज हमने T से किया, और बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब तो बहुत सिंपल हो गया कि यहाँ पे वेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और टेंशन क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन्स मेरा बेटा एक बॉडी के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन से हमने फोर्सेस को अप्लाई करवाया, बॉडी किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, और अगर बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है तो हम सिंपल कहते हैं कि बॉडी के पास अनबैलेंस फोर्स मौजूद है। इट मीन्स देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन m1, दैट इज वेट W1 डाउनवर्ड एंड टेंशन T अपवर्ड।
सिंस बॉडी मूव डाउनवर्ड, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। देखो बेटा बिल्कुल सेम वर्डिंग मैंने डायग्राम से देखकर बनाई आपके सामने। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन m1, दैट इज वेट W1 डाउनवर्ड एंड टेंशन T अपवर्ड। सिंस बॉडी मूव डाउनवर्ड देयरफॉर अनबैलेंस फोर्स इज प्रोड्यूस। और जब कभी हमें अनबैलेंस फोर्स को कैलकुलेट करना हो तो हमेशा हम यूज करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को। न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स बराबर किसके होता है, ma के बराबर होता है, माँ के बराबर होता है, F इज इक्वल्स टू ma। बात हो रही है m1 के बारे में, दैट्स वाई मैंने m की जगह पे क्या लिखा, m1 लिखा और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर क्या लिखा, सेम अनबैलेंस फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन ऐसे। इसी अनबैलेंस को हम एक और तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अनबैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस। अब इन दोनों में ये दो फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हुए हैं, अब इन दोनों में से डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, तो जो ज्यादा होता है उसमें से माइनस करवा देते हैं कम वाले को। तो हमने क्या लिखा, सेम अनबैलेंस फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज F इज इक्वल्स टू W1 माइनस T। क्यों, क्योंकि W1 ज्यादा है। आपको पता कैसे चला W ज्यादा है, क्योंकि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, दैट्स वाई W1 माइनस T। और आपको पता है W बराबर किसके होता है, mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। अगर मैं W1 की जगह पर सब्स्टिट्यूट करवाऊं तो फॉर्म क्या बनेगी, m1g माइनस T। क्यों सर, क्योंकि बात m1 के बारे में की जा रही है, g को नंबरिंग नहीं किया हमने। क्यों, क्योंकि g कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल एस्केलरेशन मींस के एस्केलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमारे यहाँ कांस्टेंट को नंबरिंग नहीं किया जाता। इसके बाद मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। फिर मैंने मेंशन किया कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयरिंग करवाऊँ तो फॉर्म क्या बनेगी बेटा, ma इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी। कैसे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, लेफ्ट बराबर है लेफ्ट के, तो राइट बराबर होगा किसके, राइट के। तो m1a बराबर होगा m1g माइनस टी के। m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर a का। इट मीन्स m1 की फाइनल इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर a का। m1 की फाइनल इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, यानी इक्वेशन नंबर a का। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फॉर m2। देखो बेटा m1 की इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें m2 की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आप किसी बॉडी को सरफेस के ऊपर प्लेस करवा दो, अगर हम किसी भी बॉडी को सरफेस के ऊपर प्लेस करवा दें, अगर आप एक बॉडी को एक सरफेस के ऊपर प्लेस करवा दो, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस करवा दो, तो जैसे ही ये बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगी, देखो यार बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट हो या कांटेक्ट ना हो, बॉडी का वेट होगा, बॉडी का वेट अभी भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मौजूद है। लेकिन जैसे ही ये बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो अब इस बॉडी का वेट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो भी मैग्नीट्यूड इस बॉडी के वेट का होगा, उसी मैग्नीट्यूड का अर्थ इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स सरफेस इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करता है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो सरफेस उस बॉडी के ऊपर उसके वेट के इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अप्लाई करती है, और उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो कि वेट का रिएक्शनल फोर्स होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction। तो it means जैसे ही आपने m2 को सरफेस के ऊपर प्लेस करवाया तो ये स्ट्रिंग मौजूद है। गौर कीजिएगा इस डायग्राम को अब बेटा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का वेट मौजूद है यानी W2, यानी ये एक्शन फोर्स है। अब सरफेस इसके ऊपर रिएक्शन को अप्लाई करेगा, और सरफेस जब इस बॉडी के ऊपर रिएक्शनल फोर्स को अप्लाई करेगा तो इसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल एक फोर्स को अप्लाई करेगा, यानी R मीन्स के नॉर्मल फोर्स, और W2 यानी वेट ऑफ m2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। W2 बॉडी ने सरफेस के ऊपर अप्लाई किया है क्योंकि ये बॉडी का वेट है, लेकिन R सरफेस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मौजूद है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और दोनों एक दूसरे से
कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है और दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है क्योंकि स्ट्रिंग की डायरेक्शन में हमेशा टेंशन मौजूद होता है। तो स्ट्रिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो टेंशन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब M2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है बेटा? 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही है। एक W2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा R अपवर्ड डायरेक्शन में, तीसरा टेंशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2, दैट इज वेट W2 डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स R अपवर्ड एंड टेंशन T फॉरवर्ड। मतलब एक बॉडी के ऊपर हमने 3 डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस को अप्लाई किया, डाउनवर्ड, वेट, नॉर्मल फोर्स और टेंशन। बॉडी ना तो नीचे जा रही है, बॉडी ना तो ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब अगर ये वाली बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो स्ट्रिंग क्या होगा? स्ट्रेच होगा। तो इसका मतलब M2 किधर मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब टेंशन की डायरेक्शन में मूव करती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2, दैट इज वेट W2 डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, टेंशन T फॉरवर्ड and normal force R upward. There are 3 forces acting on M2, that is weight W2 downward, tension T forward and normal force R upward. Since body move forward, बॉडी मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। याद रखना, देखो मैं तुम्हारे सामने ये कैंसिल कर रहा हूँ लेकिन आप डायग्राम में कैंसिल मत करना, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। दैट्स वाई सिस्टम के पास क्या प्रोड्यूस होगा? एक बॉडी के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हुई और बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। दैट्स वाई सिस्टम के पास अनबैलेंसिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। और अनबैलेंसिंग फोर्स को अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma। बात हो रही है M2 के बारे में। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा? M2a और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। फिर क्या लिखा? सेम अनबैलेंस फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज F इज इक्वल्स टू, F किसके बराबर होगा? जैसे यहाँ पे क्या था? W1 माइनस T, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे तो 2 फोर्स कैंसिल हो चुकी है, एक ही बचा, तो अनबैलेंस सिर्फ उसी फोर्स के बराबर होगा, यानी टेंशन के बराबर होगा। समझ आ रही बात? क्योंकि बकिया फोर्सेस तो कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ एक फोर्स रह गया है दिस इज कॉल्ड टेंशन। तो F बराबर होगा T यानी टेंशन के। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। फिर मैंने मेंशन किया कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में कंपेयरिंग कर पाऊँ तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी बेटा? देखिएगा, होर्स से लेफ्ट बराबर है लेफ्ट के तो राइट बराबर होगा राइट के, यानी M2a बराबर होगा किसके? T के बराबर होगा। और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर B का। क्लियर? इक्वेशन नंबर B का नाम दिया। इसके बाद देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर ये हमारे पास M2 की फाइनल इक्वेशन आ गई, ये M2 की फाइनल इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया और M2 की फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है बेटा? M2a इज इक्वल्स टू T। M1 की फाइनल इक्वेशन क्या थी? M1a इज इक्वल्स टू M1g माइनस T। इस इक्वेशन को इक्वेशन A का नाम दिया और M2 की फाइनल इक्वेशन को इक्वेशन B का नाम दिया। आओ अब वो मालूम करते हैं जो हमें मालूम करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन। सो बोर्ड पे देखिएगा, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन को। देखो बेटा, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए मैंने हेडिंग लगाई आपके सामने फॉर एक्सेलरेशन, और हेडिंग लगाने के बाद फिर मैंने मेंशन किया कंसिडर इक्वेशन नंबर A एंड B। आओ हम इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B को पहले कंसिडर करते हैं। बोर्ड पे देखें, इक्वेशन A क्या है बेटा? M1a इज इक्वल्स टू M1g माइनस T। दैट्स योर इक्वेशन नंबर A। इक्वेशन नंबर B क्या है? M2a इज इक्वल्स टू T। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब कभी एक्सेलरेशन मालूम करनी हो तो दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देना? ऐड करवा देना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवाऊँ? ऐड करवा दूँ। गौर से देखें, ये क्या लिखा? ऐड, ING, क्या बन गया? एडिंग। समझ आ रही बात? प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड। ING लगा तो क्या बनेगा? एडिंग इक्वेशन नंबर A एंड B। अगर मैं इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B को आपस में ऐड करवाऊँ तो आगे देखो बेटा क्या होगा? लेफ्ट से ऐड होगा और राइट से ऐड होगा। मतलब M1a प्लस M2a, लेफ्ट को लेफ्ट से करवा दिया। इसके बाद राइट को राइट से करवाते हैं, M1g माइनस का T प्लस क्या लिखा हुआ है? T। इन दोनों में कॉमन क्या है सर?
ए, क्या बचेगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या हुआ सर, माइनस टी प्लस टी आपस में क्या हुआ, कैंसल। यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे हमारे पास रिमेन बचा m1g। हमें क्या मालूम करना, एस्केलरेशन। जो चीज़ मालूम करनी है उसे सेपरेट कर लो। अगर हम सेपरेट करें तो फॉर्म क्या बनेगी, एस्केलरेशन इज इक्वल्स टू m1g। ये चीज़ मल्टीप्लाई में था, अदर साइड पे लेकर जाओ, डिवाइड पे जाएगा। कैसे, m1 प्लस m2। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, किसकी बेटा, एस्केलरेशन की। ये एस्केलरेशन की फाइनल इक्वेशन आ गई, m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करनी है, टेंशन। मैंने फिर से मेंशन किया 4 टेंशन। अब हम यहाँ पे टेंशन फोर्स को मालूम करते हैं। देखो यार, टेंशन मालूम करने के लिए फिर से सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करेंगे। कंसिडर इक्वेशन नंबर ए एंड बी। मैंने सबसे पहले इक्वेशन ए और बी को आपस में कंसिडर किया। अगर मैं इक्वेशन ए और बी को पहले कंसिडर करूं तो इक्वेशन ए क्या है बेटा, बोर्ड पे देखो, m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस का t, और इक्वेशन बी क्या है बेटा, m2a इज इक्वल्स टू t। अब एस्केलरेशन मालूम करने के लिए हमने क्या करते हैं बेटा, दोनों को ऐड करवाते हैं। और याद करो मैंने लास्ट टाइम बताया था, टेंशन के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा देंगे। सो मैंने मेंशन किया, बोर्ड पे देखें, डिवाइडिंग। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ING लगा दो तो क्या बनेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर ए बाय बी। मैं इक्वेशन नंबर ए को इक्वेशन नंबर बी से डिवाइड करवाता हूँ। आपको पता है लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा और राइट राइट से होगा। फॉर एग्जाम्पल m1a अपॉन m2a, लेफ्ट को लेफ्ट से करवा दिया। आगे देखो, लेफ्ट को लेफ्ट से करवाया, अब राइट को राइट से करवाएंगे। m1g माइनस टी अपॉन टी, क्लियर। आगे देखो, a से a क्या हुआ, कैंसिल, t से t कैंसिल नहीं हो सकता। क्या बचेगा यहाँ पर, m1 अपॉन m2, क्योंकि बीच में लिंकर है बेटा, इसको सेम लिख दिया, m1g माइनस का t अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस t को m1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये m2 यहाँ डिवाइड पे, सो उठा के अदर साइड पे लेकर जाओ। ये देखो, ये t उठ के यहाँ पे आया, अब ये m2 उठ के यहाँ पे जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि गंदगी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। m2 कुछ से मल्टीप्लाई करवाओ तो m2 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा, दैट्स वाई मैंने ब्रैकेट को यूज़ कर लिया। इसके बाद दिखेगा, ये तो बिल्कुल मैंने सेम लिखा m1t, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, m1 एक मरतबा m2 एक मरतबा m1g से भी होगा और m2 एक मरतबा इस t के साथ भी होगा। m1 को इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बनेगा, m1 m2g, और m2 को t से करवाओ तो माइनस का m2 इंटू टी। ये माइनस का m2t है, उठा के लेफ्ट पे लेकर आओ तो प्लस का हो जाएगा। पहले से लिखा हुआ m1t, और जब ये उठ के आया तो ये माइनस का था, अदर साइड पे आएगा तो मैथ्स का रूल है वो प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, m2t। यहाँ पे क्या बचा, m1 m2g। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास t। देख लो बेटा, t और t सेम है, कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या बचेगा, m1 m2g। मैंने t को सेम लिखा, ये कंप्लीट टर्म मल्टीप्लाई में अदर साइड पे लेकर जाओ तो इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, तो क्या बनेगी फॉर्म, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई विथ g। ये किसकी वैल्यू आ गई सर, ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। हमने एक्सेलरेशन भी मालूम कर लिया और हमने टेंशन को भी ड्राइव कर लिया। होप सो कि आप सबको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों, केस नंबर 1 केस नंबर 2 दोनों कॉपीज़ पे नोट कीजिएगा। वर्ड टू वर्ड लेक्चर नोट करनी है अपने कॉपी पर, और कोशिश करना बेटा इस लेक्चर को जिस दिन आप नोट करो तो ये दोनों केस आपको याद हो चुका हो।
ठीक है। और मुझे याद करने के बाद हर एक बच्चे से मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बॉयज़ एंड गर्ल्स से, बेटा मेरे बच्चों ये एक एक टॉपिक आपने याद करना है वर्ड टू वर्ड, और मुझे फ़ौरन से आपने इन्फॉर्म करनी है कि सर हमने ये चीज़ याद कर लिया। अच्छा, एक और बड़ी काम की बात ये कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर 1 का असाइनमेंट सबमिट कर लिया। अगर असाइनमेंट सबमिट कर लिया है तो इंशाल्लाह मैं वेरी सून आपके ग्रुप पे एक मैसेज फॉरवर्ड करवाऊंगा और आप सबका असाइनमेंट मैं सेंटर मंगवाऊंगा, ठीक है, जो कि मैं एक एक बच्चे को बुलवाऊंगा, मैं ख़ुद मौजूद रहूँगा सेंटर में, और एक एक बच्चा आएगा अपने पेरेंट्स के साथ, और वो मैं साथ साथ चेक भी करूँगा, और जिसको जो इशू भी होंगे उसमें जो मिस्टेक होगी वो समझाऊंगा भी। तो अब कमिंग वीक आपको मैं किसी एक दिन बुलवाऊंगा, और उससे पहले मैं एक एक बच्चे को इंडिविजुअली मैसेज करवाऊंगा ग्रुप से कि आपको इस टाइम पे आना है। हर एक को एक टाइम पे तो नहीं बुलाऊंगा, सबको अलग अलग टाइम दूंगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, असाइनमेंट कंप्लीट रखिएगा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का असाइनमेंट। ओके मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।